उकलाना पहुंची दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा। जबरदस्त बारिश के बीच पदयात्रा कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जा रहे हैं दीपेंद्र। पदयात्रा शुरू करने से पहले उकलाना में हुई विशाल जनसभा में एससी व ओबीसी नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा की सराहना। बोले, दीपेंद्र ने संसद में उठाई जाति जनगणना और ओबीसी को विधानसभा लोकसभा में आरक्षण देने की मांग। परिसीमन के पहले जातीय जनगणना बेहद जरूरी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, परिसीमन के बाद सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए SC/ST की तर्ज पर BCA वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, दलित पिछड़ों की न्याय संगत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी। दीपेंद्र हुड्डा बोले, सांसद जयप्रकाश JP, नरेश सेलवाल समेत कई स्थानीय नेता भी दीपेंद्र के साथ मौजूद। पदयात्रा में दीपेंद्र के साथ चल रहे हजारों लोग सड़कों पर उतरा जनसैलाब। हरियाणा के आदमियों को किस तरीके से ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं दिल्ली में। आज देश में, मैंने इस बजट में भी बोला था, देश में सबसे ज्यादा कम बजट 29 प्रदेशों में। ये छोटी बात नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अगर दिया गया 29 प्रदेशों में 29वां नंबर, तो हरियाणा का आया। हरियाणा से 7 रुपए हरियाणा के आदमी से ले रहा है केंद्र सरकार और 1 रुपए वापिस दे रहा है। देश में कोई और दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं जितना हरियाणा के साथ है। आपने देखा खेल बजट, बाकी बजट छोड़ो, खेल बजट में जब ओलंपिक में टीमें गई, हमारी 117 के खिलाड़ी पहुंचे ओलंपिक में, उनमें से 24 हरियाणा के मेडल आए, 6 उनमें से 5 हरियाणा के। और जब खेल बजट बांटने की बारी आई तो 29वें नंबर पे हरियाणा, 2200 करोड़ में से केवल 60 करोड़ हरियाणा को और 500 करोड़ गुजरात को देने का आप काम। हमें द्वेष नहीं गुजरात से, हमें द्वेष नहीं प्रदेश से, लेकिन कम से कम आखिरी नंबर नहीं आना चाहिए। खेल बजट में तो कम से कम आखिरी नंबर हरियाणा का नहीं आना चाहिए। क्या आपको हरियाणा से, तो हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी भोला है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेना जानता है, उसका हिसाब बराबर करना भी जानता है। ये मैं बताना चाहता हूं। तो भाई ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, हम मांग रहे हैं हिसाब और ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। तो भाई मैं इनको कहना चाहता हूं, आप नहीं दोगे तो मैं आपको हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा ने आपको कर दिया था हाफ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे हम साफ। ये हिसाब मैं इनको बताना, कर दोगे कि नहीं कर दोगे साहब? तो भाई तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको मिलके, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं जाऊंगा, कहीं आपको जाना पड़ेगा, कहीं जयप्रकाश जी जाएंगे, किसी के हाथ, किसी के भाई देखो भाई और किस देखो और क्यों और किसके प्रोग्राम में आ रहे हैं भाई? जयप्रकाश जी ने जो बात, तो ये कई चीजें आपको कहने की नहीं, कह के देखो और किसके प्रोग्राम में आ रहे। और देखो जो एक बार जो भी मेहनत करेगा, और इस समय, ऐसे समय में जब हिसार में सारी सीट कांग्रेस हार गई हो एक को छोड़ के, और वो जो एक थी वो भी आदमपुर वाला भाज गया हो, हिसार में कोई नहीं खड़ा, और जब ये ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो देश की तानाशाही सरकार के साथ, कभी किसान आंदोलन की बात आई हो, कभी संविधान बचाओ आंदोलन की बात आई हो, कभी हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाने की बात आई हो, पूरी देश की सरकार एक तरफ, तानाशाही सरकार एक तरफ, हरियाणा की, दिल्ली की सरकार एक तरफ, बीजेपी जेजेपी एक तरफ, सारे एक साथ मिल गए हो, और उस समय किस किस साथी ने इस लड़ाई में, इस ईमानदारी की लड़ाई में, हरियाणा को बचाने की लड़ाई में किस किस साथी ने साथ दिया है कंधे से कंधा मिलाकर, वो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है किस किस ने साथ दिया है। और वो भाई वो आपको भी दिख रहा है और वो हमें भी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। और वो आप भी वो देखना किस किस ने साथ दिया है। हम तो देखेंगे, लेकिन आप भी वो देखोगे कि नहीं देखोगे, नहीं बताओ किस किसने साथ दिया है। ये बात है, तो ये बात है। तो ये अपने आप ही मैं समझता हूं कि जो ईमानदारी से मेहनत करी, मेरा बड़ा तजुर्बा है
हालांकि मेरी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा हो गया, 5 बार संसद में पहुंच गए। इस उम्र में देश में शायद इतना अवसर किसी को नहीं मिला। आपने देखा पिछली बार मेरे साथ बड़ा रोहतक लोकसभा इलेक्शन में पूरी बीजेपी ने सब कुछ लगा के और शाम दाम दरवेद से चक्रव्यूह रच के, आपने देखा रोहतक लोकसभा 2019 में मेरे साथ हर चीज कर सकते थे, बीजेपी ने हर वो काम किया। और जब पिछला चुनाव में जब हार बातें लगी तो उस समय मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करी भाई, इस मेहनत का भाई मगर जो है भगवान भी होता है, जो है मेहनत जो है और भगवान की जो लाठी है उसमें जो है आवाज नहीं होती। तो भगवान ईमानदारी से जिसने मेहनत कर रखी है, आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो मैं ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी चलेंगे यहाँ से। अब ये बताओ पद यात्रा में चलेंगे, कौन कौन चलेगा भाई? ये हर वर्ग के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को कुचलने का काम करने वाली ये सरकार, जो बाबा साहब के संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का जो अधिकार हर वर्ग को दिया है, उस अधिकार को छीनने वाली ये सरकार पक्की सरकारी नौकरियों को समाप्त करके और जो बची खुची नौकरी उनको कच्चे में परिवर्तित करने वाली ये सरकार आज जब बीजेपी को पता चल गया कि हर वर्ग के पे इतना अत्याचार कर दिया आपने कि आपके खिलाफ बहुत नाराजगी है, तो बीजेपी ने क्या किया? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपने देखा, इलेक्शन से 1 महीने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, मगर अहंकार नहीं बदला। बदलना था तो अपना अपने अहंकार की कार्यशैली बदलनी थी। सब कुछ बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। आपको देखा होगा 400 पार का नारे का कह दिया, 400 पार की बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, मगर लोगों ने हवा निकाल दी। 240 पे बीजेपी को रोक दिया। जैसे हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही है, केंद्र में भी अल्पमत की सरकार बन गई। और जब लोकसभा में हम पहुंचे, हम सबको आपका आशीर्वाद मिला। यहां से जयप्रकाश जी को आपने आशीर्वाद दिया, रोहतक से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम सब पहुंचे जब पहुंचे और हमने वहां पर शपथ ली, और शपथ में जब हमने जय संविधान तो आपको याद होगा सारी बीजेपी तिलमिला के उठ गई, जय संविधान। और हमारे आदरणीय सदन के जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनकी तरफ से टोर टिप्पणी की गई, टोर टिप्पणी हुई कि भाई ये जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे गर्व है जब ये टोर टिप्पणी हुई तो मैं अकेला सदन में खड़ा हुआ, 550 के सदन में, क्योंकि आपके आशीर्वाद से पहुंचा था। मैं अकेला खड़ा हुआ, अकेला ही था लेकिन सच के साथ खड़ा हुआ, और मैंने कहा कि भाई जय संविधान के नारे से बड़ा कौन सा नारा है, इस पे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा मैंने? और फिर क्या कहा मुझे ये कहा बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप मुझे तो जो कह सकते हो कह दो, लेकिन जय संविधान के नारे को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे, ये मैं आज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। तो ये अहंकार नहीं बदला, आपने चेहरे बदल दिए, लेकिन बीजेपी ने अपना अहंकार नहीं बदला। और कह रहे हैं हमने जब हिसाब मांगा, ये 15 सवाल किए, मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए बीजेपी से? आज नहर में पानी नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, बच्चों से लेकर बेटियों तक को धरने देने पड़ रहे हैं, किसान से लेकर कर्मचारी तक, व्यापारी से लेकर सरपंचों तक इनकी लाठियों के शिकार हो रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में है, और हम हिसाब की बात करते हैं तो इनके बड़े बड़े नेता आए, और इनके दिल्ली से आए, कोई कहीं से आया और कहा कि भाई हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं दिया करते, हम तो हुड्डा साहब से हिसाब लेंगे। जब ये अभियान हमने चलाया, कह रहे हिसाब लेंगे। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कह रहे हिसाब नहीं देंगे। हिसाब तो प्रजातंत्र में हिसाब तो देने का फर्ज सत्ता पक्ष का होता है और मांगने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन आपका अहंकार 7वें आसमान पे कि आप हिसाब नहीं दोगे, आप कह रहे हो हिसाब लोगे। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं हिसाब तो आपको देना होगा। ये इनके जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं
यो हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है? ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। हरियाणा वाला ठगा जाता है। हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है। हम ठगे जाते हैं। मैं भी दिल्ली में आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से 5वीं बार मुझे संसद में जाने का मौका मिला। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस बार भी देश में छोटा सा हरियाणा प्रदेश, देश में रायबरेली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत विपक्ष की। इस बार भी रोहतक के लोकसभा क्षेत्रवासियों ने बहुत आशीर्वाद छत्तीस बिरादरी ने दिया। मगर मैं वहां जाके देखता हूं जहां देश में देश की राजनीति की बिसात बिछती है, दिल्ली के संसद में, क्योंकि इस बार तो मेरे साथ आ गए। आपने भेज दिया जयप्रकाश जी को, 5 हमारे सांसद हरियाणा से आ गए, लेकिन पिछले 10 साल से मैं अकेला वहां पर लड़ाई लड़ता था। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे, लेकिन वो भूल गए। वो वहां पे दिल्ली की गलियारों में जाकर सत्ता के साथ ही रल गए, लड़ाई को भूल गए। लेकिन मैं उस समय भी विपक्ष में हम 2 थे, फिर ये चले गए। तो पिछले 5 साल में मैं अकेला इनसे लड़ता था, बड़ी ताकतों से लड़ता था। और वहां पे मैं देखता था कि हरियाणा का आदमी